अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या अब से तकरीबन 32 या 33 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। मेरा नाम सफदर है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो इंडिया में एक रियासत है, ये एक जगह है जिसे आसाम कहा जाता है। मैं उधर ही के एक छोटे से गांव में रहा करता हूँ। ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था, उस दौर में जो हमारा गांव था उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो ना होने के बराबर थी। एक तो उस गांव में लाइट कभी मौजूद होती थी, कभी मौजूद नहीं हुआ करती थी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी घर थे वो कच्चे पक्के घर थे। ज़्यादातर जो लोग थे उनका जो गुज़र औकात था वो खेती बाड़ी पे या फिर ज़रात पे था। यहाँ के जितने भी रोड्स थे वो सारे के सारे कच्चे पक्के रोड थे और गांव के अतराफ में जगह जगह बड़े बड़े खेत मौजूद थे। तो अक्सर ऐसा होता कि अगर हमें अपने गांव से किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे शहर में जाना होता तो सबसे बड़ा मसला जो था वो ट्रांसपोर्टेशन का मसला हुआ करता था। तो अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि जब वो किसी दूसरे गांव में जाना चाहते हैं या उनको किसी काम से किसी दूसरे शहर में जाना है तो सुबह सुबह निकलते और कोशिश करते कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपने गांव में या कम से कम इस टेरिटरी में वापस आ जाएं। तो वैसे ही किसी काम के सिलसिले में मुझे गांव से बाहर जाना हुआ। इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में ही तकरीबन रात के 8 और 9 बज चुके थे। अजीब बात ये थी कि जब मैं वापस आ रहा था या जब मैं रास्ते में था तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश किसी भी वक्त शुरू होने वाली है। मुकम्मल तौर पे आसमान पे न सिर्फ बादल छाए हुए थे बल्कि हर थोड़ी देर बाद बादल कुछ इस तरह से गरजना शुरू हो चुके थे कि बस लग रहा था किसी भी लम्हे एकदम से बारिश शुरू हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं अपने गांव से आधे या पौन घंटे के फासले पे मौजूद था तो देखते ही देखते एकदम से शदीद बारिश शुरू हो गई। अब मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद था जहाँ पे मेरे अतराफ में सिर्फ खेत ही खेत मौजूद थे और दूर दूर तक बिजली का या फिर किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम मौजूद नहीं था। आप कितने ही बहादुर क्यों ना हो, अगर रात में किसी सुनसान जगह पे, ख़ास तौर पे खेतों में आप मौजूद हो और एकदम से शदीद बारिश शुरू हो जाए तो आपको भी थोड़ा बहुत खौफ महसूस हुआ करता है। वैसे ही एक अजीब सा खौफ था जो ना सिर्फ मुझ पे तारी था बल्कि मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह करे मैं खैरियत से वापस अपने घर पहुंच सकूं। इसी दौरानिए में जबकि मैं खेतों के दरमियान मौजूद था और शदीद बारिश हो रही थी तो मैंने देखा कि जहां मेरे अतराफ में मुख्तलिफ खेत मौजूद हैं उन खेतों में कुछ अजीब सी रोशनी नज़र आना शुरू हो चुकी है। अब जब मैंने उस रोशनी पे या उस तरफ गौर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आग का गोला है जो कभी उल्टे हाथ पे कभी सीधे हाथ पे न सिर्फ मुझे नज़र आता है बल्कि इस बारिश में, ये इतनी शदीद बारिश में वो वैसे ही मुसलसल रोशनी कर रहा है जैसे कि इस वक्त बारिश नहीं हो रही हो। हालांकि जब शदीद बारिश हो रही हो या ऊपर से पानी नीचे आ रहा हो तो किसी भी तरह की आग का जलना या उसको जारी रहना मुमकिन नहीं हुआ करता। अभी मैं इसी चीज़ पे गौर कर रहा था कि इतनी बारिश में यह आग का शोला आखिर क्या चीज़ है। तो जब मैंने उसके ऊपर गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे अतराफ में कभी लेफ़्ट साइड पे कभी राइट साइड पे एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 आग के गोले हैं या आग के शोले हैं जो भड़क रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ इंसान हैं और उनके जिस्मों पे आग लगी हुई है।
हालांकि मुसलसल शदीद बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आग थी मुसलसल न सिर्फ भड़क रही थी, बल्कि वो जो भी लोग थे उनके जिस्मों ने मुकम्मल तौर पे आग को पकड़ रखा था। खैर, मैं जैसे तैसे इस रास्ते से जब मज़ीद आगे आया और जैसे ही मुझे मेरा गांव या मेरा घर नज़र आना शुरू हुआ, तो ये जो आग के गोले थे आहिस्ता आहिस्ता करके मुझसे पीछे होते चले गए। बहरहाल, जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं अब भी ताज्जुब का शिकार था और मैं सोच रहा था कि बिला आखिर इतनी बारिश में लोगों के ऊपर जो आग लगी हुई थी वो भला कैसे लगी हुई थी, और ये कौन लोग थे जो इतनी बारिश में जलते हुए मुझे नज़र आ रहे थे। हालांकि अगर किसी शख्स को ज़रा सी भी आग लग जाए तो बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। बहरहाल, जैसे जैसे जब मैं अपने घर आया और ये रात गुजर गई, तो अगले दिन जब मेरी गांव के बुज़ुर्गों से, ख़ास तौर पे जो हमारी मस्जिद थी उसके इमाम साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ज़िक्र किया कि रात में बारिश के दौरान मैंने गांव के जो खेत थे उन खेतों में लोगों को जलते हुए देखा था, और वो बारिश होने के बावजूद भी न सिर्फ उनके जिस्म में आग लगी हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में आग लगने के बावजूद भी उनको कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं हो रही। ये सब सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि आप पहले आदमी नहीं हैं जिसने बारिश के औकात में, ख़ास तौर पे रात में, इस तरह के मनादिर देखे हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इस तरह के वाक़यात को न सिर्फ बताते चले आए हैं, बल्कि कहा जाता है कि अब से तकरीबन 30 या 40 साल पहले इस गांव में, इन खेतों में बिजली गिरने की वजह से कुछ लोगों को न सिर्फ आग लग गई थी, बल्कि वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। तो अक्सर जब भी बारिश होती है, ख़ास तौर पे रात के औकात में बारिश होती है, तो अक्सर लोगों को इस तरह के लोग नज़र आया करते हैं जिनके जिस्मों में बज़ाहिर आग लगी हुई होती है, और ऐसा लग रहा होता है कि वो जलने के बावजूद भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ का शिकार नहीं है। ये बड़ी ही अजीब बात थी जो मुझे इमाम साहब ने या कुछ बुज़ुर्गों ने न सिर्फ बताई थी, बल्कि आज के दौर में भी उस गांव के अंदर ये मिथ अभी भी वैसे ही मौजूद है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अब हम चलते हैं उस स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है और पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं कि 45 से 47 सालों से मैं इस शहर कराची में मुख्तलिफ एरियाज़ में चौकीदार के तौर पे काम करता रहा हूँ। इस पूरे अरसे में ज़्यादातर जो अरसा था वो मैंने कराची में एक मशहूर जगह है जिसे आप साइट एरिया कह सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है। खैर, इस पूरे टेन्योर में कराची में जहाँ जहाँ पे मैंने चौकीदार की नौकरी की है, तो कुछ इस तरह के वाक़यात मेरे साथ पेश आए हैं जिन वाक़यात की कोई भी एक्सप्लेनेशन मेरे पास मौजूद नहीं है। उनमें से जो कुछ ख़ास ख़ास वाक़यात हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1997 चल रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है, कराची में एक इलाका है जिसे हब कहा जाता है। कुछ लोग उस एरिए को बलूचिस्तान के अंदर भी शुमार किया करते हैं। खैर, 1997 चल रहा था और मैं वहाँ पे एक फैक्ट्री में चौकीदार की नौकरी किया करता था। अब ये जो फैक्ट्री थी या यहाँ के जो मालिकान थे, उन्होंने ना सिर्फ मुझे नौकरी फराहम की हुई थी, बल्कि रात में रिहाइश के लिए उस फैक्ट्री से तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पे 2 कमरे मौजूद थे जो हमारी रिहाइश के लिए फराहम किए गए थे। अब ये जो फैक्ट्री से उस कमरे का या उस रिहाइश का जो रास्ता था, अगर आप पैदल सफ़र करें तो मुश्किल से
45-40 मिनट का रास्ता था, और अगर आप साइकिल के ज़रिए सफ़र करें तो मुश्किल से 12 या 15 मिनट लगा करते थे। तो आम तौर पे जब मैं रात को 12:30-1 बजे उस फैक्ट्री से निकलता और जहाँ पे मुझे रिहाइश फराम की गई थी मैं उस तरफ जाता, तो मेरी कोशिश होती थी कि इस रास्ते में, क्योंकि रात हो रही होती है, साइकिल का इस्तेमाल करूं। ये जो रास्ता था ये एक तो वीरान रास्ता था, दूर दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं थी, और वहाँ पे जो लाइट्स वगैरह थी उनका जो इंतज़ाम है वो ना होने के बराबर था। जब भी रात के औकात में मैं इस रास्ते से गुज़रा करता था तो दरमियान में एक छोटा सा कब्रिस्तान आया करता था, और कहा जाता था कि ये जो कब्रिस्तान है ये अब से तकरीबन 350-450 साल पुराना कब्रिस्तान है। अब क्योंकि मैं अपनी साइकिल पे होता था तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर इस कब्रिस्तान को मैं बआसानी उबूर कर लिया करता था। लेकिन बदकिस्मती से एक रात ऐसा हुआ कि जब मैं अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला और मैं साइकिल के पास जाने ही वाला था, तो मुझे वहीं के ही स्टाफ ने बताया कि आपकी जो साइकिल है उसको मेरा एक साथी लेके बाहर निकला हुआ है, हो सकता है कि उसको वापस आने में देर हो जाए, तो अगर आप चाहें तो पैदल यहाँ से अपनी रिहाइश की तरफ जा सकते हैं। अब पहले मैंने सोचा कि क्यों ना 10-15 मिनट इंतज़ार कर लूँ, लेकिन उसके बाद एकदम से मुझे ख्याल आया कि अगर 15-20 मिनट रुकने के बाद भी वो नहीं आया तो तब भी मुझे पैदल ही उस घर की तरफ जाना पड़ेगा। लिहाजा मैंने फ़ौरन से पैदल ही वहाँ से निकलने में बेहतरी समझी। खैर, जब मैं अपनी फैक्ट्री से निकला तो फैक्ट्री से ये जो रास्ता सीधा सीधा जा रहा था, इस रास्ते पे मुझे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही जब मैंने रोड टर्न किया और मैं अपनी रिहाइश की तरफ बढ़ने लगा तो मेरे उल्टे और सीधे हाथ पे यानी अतराफ में जो जगहें मौजूद थीं वो वही कब्रिस्तान था जिस कब्रिस्तान के बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होने लगा। हालांकि बुनियादी तौर पे मैं बहुत ही मजबूत आसाब का मालिक था और इतनी जल्दी डरना या घबराना मेरे अख्तियार में नहीं था। बहरहाल जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था तो एक अजीब सी ठंडी सी हवा थी जो मुझे बार बार महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अतराफ में बहुत ज़्यादा ठंडक हो चुकी है। खैर, इसी दौरानिए में जैसे ही मुझे सर्दी का एहसास होना शुरू हुआ तो मैंने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू किया, और जबकि मैं उस कब्रिस्तान की तरफ नज़र डाल ही रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे मेरा नाम लेके पुकारा है। ये जो आवाज़ थी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि किसी छोटे बच्चे की आवाज़ है, और ये बड़ी ही जानी पहचानी सी आवाज़ लग रही थी। अब जैसे ही मैंने अपना नाम सुना तो मैंने फ़ौरन से पलट के इधर उधर देखना शुरू किया। अब जैसे ही मैंने पलट के इधर उधर देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कब्रिस्तान है इसमें जो कब्रें बनी हुई हैं उनमें से एक कब्र के पीछे शायद कोई बच्चा खड़ा हुआ है और मुसलसल कब्र के कुतबे के पीछे की तरफ से या उसकी आड़ में से मेरी तरफ देखे चले जा रहा है। अब इतनी रात में इस वीरान रास्ते पे, इस सुनसान कब्रिस्तान में, जहाँ पे इंसान तो दूर की बातें जानवर भी मौजूद नहीं थे, इस छोटे से बच्चे का उस कब्रिस्तान में कब्र के पीछे खड़ा होना ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, जैसे ही मैंने उस बच्चे पे गौर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि उस बच्चे की जो आंखें हैं उन आंखों में से शायद लाल कलर की रोशनी निकल रही है। अब जैसे ही मुझे लाल कलर की रोशनी नज़र आने लगी तो फ़ौरन से मैं ना सिर्फ पलटा बल्कि मैंने तेज़ी तेज़ी से अपने कदम उस रिहाइश की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए जिस रिहाइश में मैं रुकने के लिए जा रहा था।
उसके बाद काफ़ी देर तक मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे मुसलसल कोई ना सिर्फ मेरे पीछे आ रहा है बल्कि बाकायदा बार बार मेरा नाम लेके मुझे पुकारने की या रोकने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो रात थी ये तो अल्लाह का शुक्र है जैसे तैसे गुजरी और मैं खैरियत से घर पहुंच गया। अब जब मैं घर पहुंचा तो उस वक्त तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ देर के बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके सर्दी लगना शुरू हो चुकी है और कुछ देर के बाद ही मुझे बाकायदा बुखार होने का एहसास हो रहा था। बहरहाल मैंने जो भी टैबलेट वगैरह थी वो ली और जो भी आयत वगैरह आती थी वो पढ़ी और उनके बाद सोने की कोशिश करने लगा। अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन 1 या 1.5 घंटे बाद जब मुझे नींद आई तो मेरी तकरीबन सुबह के 7:30-8 बजे आँख खुली। अब जब मैं सुबह उठा तो ऐसा लग रहा था मेरे पूरे जिस्म में न सिर्फ दर्द हो रहा है बल्कि मैं अपने पलंग से उठने के भी काबिल नहीं लग रहा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब मैं उठा उसके बाद मैंने मुंह हाथ धोया तो तब जाके मेरी जो हालत थी वो कदरे बेहतर हुई। इसी तरह ये जो पूरा दिन था तकलीफ में गुजरा और इसके बाद दोबारा से जो मेरे ड्यूटी आवर्स थे वो शुरू हो गए। मैं बिल्कुल टाइम पे अपने ऑफिस या अपनी फैक्ट्री पहुंच चुका था और वैसे ही जो भी मेरी रूटीन थी उसके मुताबिक मैंने काम किया। अब जब रात के 12-12:30 बजे मेरी छुट्टी का टाइम शुरू हुआ तो आज मुझे अपनी फैक्ट्री से निकलते हुए ही खौफ महसूस हो रहा था। कल रात जो वाकया मेरे साथ पेश आया था मुसलसल ये वाकया न सिर्फ मेरे जहन में रहा था बल्कि मुझे लग रहा था कि अब मैं दोबारा से जब उस कब्रिस्तान के सामने से गुजरूंगा तो यकीनन मेरे साथ आज भी कोई ना कोई वाकया ज़रूर पेश आएगा। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं फैक्ट्री से उस साइकिल पे अपने घर के लिए रवाना हुआ तो इस रूट पे जो कि फैक्ट्री का रूट था सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैंने टर्न मारा और वही रोड जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद था जब मैं उसके करीब पहुँचा तो मुझे दोबारा से ऐसा लगने लगा कि एकदम से मुझ पे कपकपी तारी होना शुरू हो चुकी है। मुझे बहुत शदीद सर्दी का एहसास हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं साइकिल पे होने के बावजूद भी साइकिल को संभाल नहीं पाऊंगा। खैर इसी दौरानिए में जबकि मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने से गुज़र रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कब्रिस्तान में जो सबसे आखिरी कब्र है उस कब्र के बिल्कुल बराबर में कोई औरत खड़ी हुई है। अब पहले तो मैंने उस औरत पे या उसके कपड़ों पे गौर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरा वहम हो, लेकिन जब मैंने दोबारा से उस औरत की तरफ देखना शुरू किया तो वाकई में सफ़ेद कलर के लिबास में एक औरत उस कब्र के बिल्कुल बराबर में न सिर्फ खड़ी हुई थी बल्कि उसके चेहरे पे जब मेरी नज़र पड़ी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था ये जो चेहरा है ये बड़ा देखा देखा चेहरा है। वाकई में जब मैंने उसके चेहरे पे मज़ीद गौर किया तो ये देख के मैं एकदम से शौक में चला गया कि जो औरत कब्र के बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई थी इसकी जो शक्ल थी हूबहू मेरी एक खाला थी जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ना सिर्फ उनकी तरह शक्ल थी बल्कि वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मरहुमा खाला दोबारा से ज़िंदा हो चुकी हैं। अजीब बात ये थी कि जो मेरी खाला के रूप में औरत वहाँ पे खड़ी हुई थी उसका कुछ अजीब सा हुलिया लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बालों में बहुत ज़्यादा गर्द या बहुत ज़्यादा मिट्टी मौजूद है और कुछ अजीब से खुले हुए बिखरे बिखरे से उसके बाल हैं। इसके साथ साथ उसने जो लिबास पहन रखा था उस लिबास पे भी जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। इसी दौरानिए में जबकि मैं उस औरत के हुलिये पे या उसके रूप पे गौर कर रहा था तो उस औरत ने बाकायदा
मेरी खाला की आवाज़ में मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब किया और मुझे कहा कि तुम मेरे पास नहीं आओगे क्या। अब जब मैंने ये जुमला सुना तो एकदम से मेरे दिमाग ने, मेरे दिल ने मुकम्मल तौर पे काम करना शुरू किया और मुझे यकीन हो चला था कि जो औरत मेरी खाला के रूप में यहाँ पे मौजूद है, यकीनन ये कोई ना कोई या तो छलावा है या फिर इसी तरह की कोई मखलूक है जो खाला का रूप लेके कब्रिस्तान में यहाँ पे खड़ी हुई है। अगले ही लम्हे मैंने अपनी साइकिल को जितना तेज़ी से हो सकता था ना सिर्फ भगाना शुरू किया, बल्कि जो जो कुरानी आयत, ख़ास तौर पे जो आयतुल कुर्सी मुझे याद थी, मैंने बार बार उसकी तिलावत करना जारी रखी। बस ये जो मेरा सफ़र था, ये इस कब्रिस्तान के सामने से ये आखिरी सफ़र था और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि कभी भी रात के औकात में इस वीरान सुनसान रास्ते से हरगिज़ नहीं गुज़रूंगा।